IVM। वैसे तो देश में इस समय चाय पर चुनाव की चर्चा हो रही है, लेकिन चुनाव की चर्चा के बीच में लोगों का जहन, खास तौर से तमाम क्रिकेट फैंस का जहन इस बात को लेकर भी लगा हुआ है कि आखिर क्रिकेट के मैदान पर क्या कुछ बदलने वाला है। दरअसल 1 अक्टूबर 2022 से क्रिकेट के मैदान पर काफी कुछ बदल जाएगा, क्योंकि एमसीसी ने कई ऐसे नियम है जिसको बदल दिए हैं, और ये ऐसे नियम है जिसके बदले जाने पर सवाल भी खड़े हो सकते हैं, जिसके जवाब आज हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से लेंगे। आप सभी का खेल नीति पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे तमाम दर्शक जो व्यूअर्स हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान हैं। सबा करीम, पूर्व क्रिकेटर, सिलेक्टर और अभी के कमेंटेटर, राजकुमार सर, दिल्ली टीम के हेड कोच, विराट के हेड कोच, और इस समय एक अलग तरीके की परिभाषा लेकर वो हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि कोच है और कोच का नजरिया हमेशा डिफरेंट होता है जब नियम बदले जाते हैं या कोई भी बदलाव मैदान पर किया जाता है। सबा भाई, गुड मॉर्निंग। वैसे तो चुनाव की चर्चा है और कौन सरकार बनाएगा, लोगों का ध्यान इस पर लगा हुआ है, और चाय की हर चुस्की के साथ समीकरण भी बदल रहे हैं, और लेकिन क्रिकेट के मैदान पे जो समीकरण बदले हैं 1 अक्टूबर से, जो रूल्स चेंज हो रहे हैं और इतने ज्यादा चेंजेस हुए हैं एमसीसी ने जो किए हैं, एक तो जरा आप बताएं एमसीसी और आईसीसी में फर्क क्या है। बहुत लोगों को जानने की उत्सुकता रहती है कि एमसीसी नियम क्यों बनाता है, एमसीसी का रोल क्या होता है, ये आप बताएं, और उसके बाद फिर हम नियमों पे आगे आएंगे। देखिए, एमसीसी जो है वो कस्टोडियन है गेम का, राजीव। और ये जमाने से चला आ रहा है, सेंचुरी से दर सेंचुरी से ये होता आ रहा है कि जो मेलबोर्न क्रिकेट क्लब है वो चूंकि कस्टोडियन है तो सारे लॉज जो है वो वही डिसाइड करता है। उसके बाद आईसीसी जो है अपने टेक्निकल कमिटी की चर्चा के बाद उन सभी चीजों को इम्प्लीमेंट करती है। तो जो भी लॉज में अगर परिवर्तन होगा, उसके चूंकि एमसीसी एक कस्टोडियन है तो वही डिसाइड करता है कि ये लॉज लागू हो सकते हैं कि नहीं। और उसके बाद जो है, जो आईसीसी की जो टेक्निकल कमिटी है वो रिकमेंड करती है कि ये लॉज जो है, तो सबसे पहले आईसीसी की जो टेक्निकल कमिटी है वो लॉज को रिकमेंड करती है कि ये सारे लॉज बदलने चाहिए अपने लॉजिक्स के साथ, अपने रीजंस के साथ। उसके बाद ये जो है वो एमसीसी को दिखाए जाते हैं और एमसीसी एक बार अप्रूव कर लेता है, तभी जो आईसीसी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो इसको मान्यता देती है। उसके बाद ही इस प्रकार के लॉज जो है इफेक्टिव हो जाते हैं। तो कुछ प्रोसेस जो है कुछ इसी प्रकार का रहता है, राज। तो ये जो बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे 1 अक्टूबर से, जैसा कि आपने कहा, उसके भी कुछ इसी प्रकार के सिस्टम के बाद ही उसको लागू किया जाएगा। जी। अब राजकुमार सर, अगर 1 अक्टूबर से नियम लागू हो रहे हैं, यानी कि 2022 का जो वर्ल्ड कप है वो नए नियमों के अंतर्गत होगा। अब उसमें जो सबसे पहला लॉ की अगर हम बात करें, पहले तो आप भी बताएं, ये जो लगातार 3 बड़े बदलाव किया गया उससे कितना सहमत है आप, इस तरह के जो बड़े चेंजेस होते हैं? राजीव, ये काफी सोच समझ कर चेंजेस किए जाते हैं और काफी हद तक मैं सहमत हूँ इन सब चेंजेस से, क्योंकि जो भी ये चेंजेस हैं ये मेरे ख्याल से ठीक है। अगर आप देखें, एक एक रूल पे हम आएंगे, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि ये ठीक डिसीजन है, क्योंकि काफी सोच समझ कर ये सजेशंस दिए जाते हैं और उन पर फिर काफी सोच समझ कर विचार करके ही ये रूल लागू किए जाते हैं। तो मेरा मानना है कि मैं सहमत हूँ इन सब रूल से, और काफी हद तक ये हो ही रहा था तो उसको ऑफिशियल किया है एक तरह से आईसीसी ने या एमसीसी ने। भले ही आप मनकट हिट को देखें या सलाइवा ना लगाने को देखें, तो ये दोनों रूल्स चल ही रहे थे। अभी भी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी सलाइवा लगाना अलाउड नहीं है या मनकट हिट आउट माना ही जाता है। तो अब उसको ऑफिशियल किया आईसीसी ने, तो मुझे लगता है कि ये ठीक डिसीजन है। पहले चलिए सबसे पहले सलाइवा वाले रूल पे बात कर लेते हैं सवा भाई। जो क्रिकेट के लॉ है 41.3, वो रूल है, वहां पे अब नो सलाइवा कर दिया गया, यानी कि आप किसी भी तरह से सलाइवा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है उसमें साफ कहा है कि आप अक्सर च्युइंगम खा के आते हैं या मिंट खा के आते हैं, जिसका एक तरह से गलत तरीके से आप प्रयोग कर रहे थे। एक तो चलिए कोविड एक बड़ा मुद्दा है ही है, साथ में क्या ये भी एक बड़ा मुद्दा था जिसकी वजह से बॉल की शाइन बनाने में लोग सलाइवा का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ राजीव, मुझे लगता है कि इन दोनों चीजों को देखा जाए तो ये निर्णय सही है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि अननेसेसरी कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है। सलाइवा लोग यूज करते हैं, आप टी के बाद, ड्रिंक्स ब्रेक के बाद आप च्युइंगम खाकर आ रहे हैं तो फिर वो अनअवॉइडेबल भी हो जाता है। कई बार इंटेंशनल ना भी हो तब भी वो अनअवॉइडेबल हो रहा है, और अगर उससे बॉल की शेप पर असर पड़ रहा है, अगर वो असिस्ट कर रहा है बॉलिंग साइड को या फिर बॉलर को, तो वो नियम के अनुसार नहीं है। इसी वजह से ये चेंज किया गया है।
और ऐसे भी देखा गया है पिछले 2 साल में, जब से ये पैंडेमिक शुरू हुआ था और जो क्रिकेट हो रहा था वहां पर सलाइवा का इस्तेमाल होता नहीं है। तो जो टेक्निकल कमेटी उन्होंने ये भी परखा कि सलाइवा से कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता नहीं है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप पसीना जरूर लगा सकते हैं, पर आप सलाइवा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग रिवर्स स्विंग की बात करते हैं, उस पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ करता था, आपको याद होगा, रिवर्स स्विंग करने जी के लिए। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि अब सलाइवा से नहीं, अगर आपको रिवर्स स्विंग कराना भी है और अगर आपको बॉल के एक साइड को हैवी करना है, तो फिर आप पसीने का इस्तेमाल कर सकते हैं, सलाइवा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये जो 3 नियम है, मुझे लगता है कि जैसा कि राजकुमार ने कहा कि बहुत सोच समझ कर लाए गए हैं राजीव। हाँ। सलाइवा के नहीं, बारे में आपने बात की, मांकडिंग है, और तीसरा जो हाँ बहुत नहीं, ज्यादा उस पे हम महत्वपूर्ण है। सिलसिलेवार तरीके से आएंगे उस पे हम लोग। अभी राजकुमार सर, कमल चंद जी है, उनका भी ये सवाल है कि ये रिवर्स स्विंग पे जैसे सभा भाई ने कहा, उसी को आगे बढ़ाते हुए कि बड़ा असर पड़ेगा, और आपको नहीं लगता थोड़ा सा बैट्समैन ओरिएंटेड होता जाएगा अगर आप सलाइवा बंद कर देंगे, थोड़ी देर में आप बोलेंगे कि नहीं आप स्वेट भी लगाना बंद कर देंगे, तो बॉल में मूवमेंट ही नहीं होगा, तो फिर आप तो फिर अब बैट्समैन के लिए गेम बनाते जा रहे बिल्कुल राजीव, मैं इस बात पर आने वाला था जो आपने कहा है कि अगर आप मतलब इतनी भी लिबर्टी नहीं देंगे बॉलर्स को, तो बॉलर्स का आप अगर देखिए, आप ऐसे डेड ट्रैक्स हैं जहां पर कि हैं। बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है, ना बॉल स्पिन होता है, ना बॉल सीम होता है। इंडिया का मौसम वैसे भी बहुत हैवी, मतलब ऐसा नहीं होता कि बॉल बहुत मूव करे। और स्पेशली इस वेदर में, जैसे अगर अभी हम रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे गुवाहाटी में, जी। तो वहां पे बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं था। वहां पर ना बॉल स्विंग होता है, ना बॉल स्पिन होता है, ना बॉल सीम होता है। तो बॉलर क्या करे, अगर उसमें अगर वो सलाइवा लगा के थोड़ा रिवर्स स्विंग ट्राई कर रहा है, तो आप उसको भी बंद कर दे रहे हैं। तो मेरा मानना है ये बहुत ज्यादा अनफेयर नहीं है। ऐसा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है ये कि जिसके लिए इतना बड़ा मुद्दा बनाया जाए। जब आप स्वेट को अलाउ कर रहे हैं, तो सलाइवा से मुझे नहीं लगता कि च्युइंगम लगाने से या कोई मिंट लगाने से इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा बॉल पर। और अगर थोड़ा सा एडवांटेज मिल रहा है, तो मेरा जी। मानना है कि उसमें थोड़ा सा फेयर होना चाहिए बॉलर की तरफ भी। कमल चंद जी का एक और सवाल आ गया सभा भाई की, सलाइवा शुड बी अलाउड, यानी सलाइवा अलाउड होना चाहिए गेंदबाजों के लिए कम से कम। देखिए, अलग अलग राय है, पर ये सोच समझकर ही टेक्निकल कमेटी ने ये लागू किया गया है, क्योंकि ये माना जाता है, और ये सारे के सारे बैक्ड होते हैं रिसर्च के बाद राजीव। तो रिसर्च के हम्म। बाद ये पता चला है कि सलाइवा का ज्यादा असर पड़ता नहीं है गेंदों के ऊपर। जो हम्म। असर पड़ता है वो थोड़ा बहुत सलाइवा का ही असर, सलाइवा का नहीं, वो पसीने का असर पड़ता है। अगर आप पसीना अच्छा। लगाते हैं बॉल के एक तरफ, तब वो मदद करता है ज्यादा बॉल को हेवी करने में। तो और अगर आपको बॉल अभी भी अगर आप देखें, तो जनरली बॉलर्स या फिर फील्डर्स जो है, वो बॉल को इस तरह से पकड़ते हैं ताकि बॉल गीली ना हो, ताकि वो हम्म। फिर वो अपने ट्राउजर्स पे बॉल को शाइन किया जाता है। तो इन सब चीजों को देखकर ही ये निर्णय लिया गया है। लेकिन राजकुमार सर, आप भी बतौर गेंदबाज रहे हैं, गेंदबाजों का एडवांटेज आप देखिए धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये एक बड़ा थोड़ा सा देखना पड़ेगा टेक्निकल कमेटी को, आईसीसी की हो या एमसीसी को, कि गेंदबाजों को भी थोड़े एडवांटेजेस दिए जाएं। मसलन और भी कई मुद्दे उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा और है अब कि तो जब भी कोई राजीव, जी। राजीव, सबसे बड़ा एडवांटेज तो मिल गया है, अब रन आउट कर सकते हैं आप नॉन स्ट्राइकर हाँ नहीं, को। वो उसमें आएंगे, उसमें हमने एक बहुत बड़ा शो किया था, आपको याद होगा, और हमने सबसे पहले ये डिबेट की थी कि वो नियम बदला जाना चाहिए। अगर आप आउट करने का दे रहे हैं तो उसमें रितेंद्र सोढी भी थे उस चर्चा में, और बहुत गहमा गहमी हुई थी हमारी उस शो में। उस पर आगे आएंगे, लेकिन सबसे पहले दूसरे अब लॉ पे आ जाते हैं जरा। गेंदबाजों पे तो हमने बात कर ली। जो दूसरा लॉ जिसके बारे में सभा भाई भी कह रहे थे कि अब जो लॉ 18 है, यानी कि नया बैट्समैन ही स्ट्राइक लेगा अगर कोई बल्लेबाज आउट होता है, इसको आप किस तरह से देखते हैं राजकुमार सर? देखिए ये मतलब मैं कहूंगा कि एक पहले ये होता था कि एडवांटेज होता था बैटिंग टीम को कि वो अगर क्रॉस कर गए, लास्ट बॉल पे वो क्रॉस कर हाँ। जाइए, तो स्ट्राइक हमारे पास ही रहेगी। लेकिन अब ये फेयर है, ठीक है, दोनों टीमों के लिए ऐसा है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को भी परेशानी होगी या कोई इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठेंगे, क्योंकि ये फेयर एक रूल है कि जो भी नया बैट्समैन आएगा वही स्ट्राइक लेगा। और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक नियम बनाया है आईसीसी ने। सभा भाई, आप किस तरह से देखते हैं इस नियम को कि जो भी नया मुझे बैट्समैन आएगा, मान लिया आउट होता है, वही स्ट्राइक लेगा? मुझे तो लगता है पहले तो बहुत था बड़ा कि अगर आप एडवांटेज है एंड ये चेंज कर बॉलर्स लिए के तो। लिए राजीव। जी। बहुत बड़ा एडवांटेज है ये बॉलर्स के लिए। और अभी देखिएगा जी। T20 में विशेष करके जो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, वो बहुत कुछ निर्भर करता है कि कौन सा बैटर स्ट्राइक पे है। आप हाँ। उदाहरण के तौर पर आप अंतिम ओवर देख लीजिए, एक एक बहुत बड़ा स्ट्राइकर खेल रहा है, दूसरे छोर पर एक बैटर आता है, और अगर वो हवा में शॉट लगाकर आउट भी हो जाता है, तो स्ट्राइक जो है वो फिर से हम्म। जो 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 जो
कि पावर हिटर उसके हाथ में आ जाती है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो नया बल्लेबाज आ रहा है उसी के पास स्ट्राइक रहेगा। इसका मतलब ये है कि बहुत ही बड़ा एडवांटेज है ये फील्डिंग साइड के या फिर बॉलर के लिए। और फिर यहाँ से अब देखिएगा तो और ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा स्ट्रैटेजी में। अब कोशिश यही होगी पावर हिटर की वो ज्यादा स्ट्राइक ले। अब वो स्ट्राइक रोटेशन की बात नहीं होने वाली है। तो थोड़े बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पर ये बहुत ही बारीकी है ये इसमें। और मुझे लगता है विशेष करके जैसे कि मैंने कहा कि T20 में इसका असर बहुत ज्यादा पड़ने वाला, और हो सकता है कुछ हद तक वनडे क्रिकेट में भी। सबा एज ए बैट्समैन कह रहे हैं कि बहुत बड़ा एडवांटेज है। मुझे कोई इतना बड़ा एडवांटेज नहीं नजर आ रहा कि अब एज ए बॉलर अगर मैं देख रहा हूँ कि ठीक है वो अगला वो स्ट्राइक लेगा, वो दोनों टीमों के लिए फेयर डिसीजन है। कोई इसमें इतना बड़ा एडवांटेज आईसीसी ने नहीं दे दिया बॉलर्स को कि राजकुमार। नहीं सबा ऐसा मैं मान रहा हूँ कि ठीक है थोड़ा सा एडवांटेज है, लेकिन जैसे आप इंसिस्ट कर रहे हो कि बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये राज गुड पॉइंट। सपोज कीजिए मैं T20 का मैच खेल रहा हूँ, ठीक है, अंतिम 2 बॉलें बची हुई है, 3 बॉलें बची हुई है, ओके, जो एक पावर हिटर है वो चला गया है दूसरे छोर पर। हाँ, फिफ्थ बॉल खेलनी है, वो दूसरा नया स्ट्राइकर आके खेला, उसने बॉल मारी और बैटर ने स्ट्राइक। पहले क्या था कि जो मेन बैटर है, जो पावर हिटर है, उसने स्ट्राइक बदल लिया, आउट भी हो गया, और उसने लास्ट बॉल पे 6 रन मारा दिया। 6 रन का असर पड़ेगा। जो नया बल्लेबाज आ रहा है, मैं स्वाभाविक दूसरे तरीके से इसको देखता हूँ। मुझे तो लग रहा है ये एडवांटेज है कि नया बैट्समैन आ रहा है। नहीं है ना मैं राजकुमार सर के साथ इसमें जाऊंगा, क्योंकि राजकुमार सर अगर सपोज कीजिए कुणाल पांड्या और सूर्य कुमार यादव बैटिंग कर रहे हैं और कुणाल पांड्या आउट हो गए और अगली 2 बॉलों में 12 चाहिए और पोलार्ड आ गए मैदान पे और स्ट्राइक चेंज नहीं हुई है, तो बड़ा एडवांटेज तो फिर बैटिंग टीम के साथ चला गया कि पोलार्ड तो मार सकते हैं, सूर्य कुमार यादव 2 छक्के नहीं मार सकते। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। अरे भाई साहब, राजीव जी, अगर ऐसी बात होगी तो फिर कुणाल पांड्या तो स्ट्राइक बदलेगा ही नहीं ना। वो तो ट्राई करेगा कि पोलार्ड ही स्ट्राइक पे रहे। तब वो ऊपर अगर शॉट लगा भी रहा है, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि लगाएगा ना, तब वो तो स्ट्राइक रोटेट करने के बारे में सोचेगा। मेरा मानना है कि ये एक अच्छा सजेशन है, ये अच्छा सुझाव है, ये अच्छा रूल बनाया है। लेकिन जैसा आप इंसिस्ट कर रहे थे ना कि बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया, ऐसा कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है बॉलर के लिए। और आप देखिएगा आने वाले समय में ना इसका फायदा मिलने वाला है, और ये अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बॉलिंग साइड मेहनत करती है विकेट लेने के लिए, तो उसको एडवांटेज मिलना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन क्या इससे सबा भाई, क्या बैटिंग टीम अपनी स्ट्रेटेजी भी चेंज कर सकती है? बॉलर्स के लिए तो आपने कह दिया एडवांटेज, क्या बैटिंग टीम भी स्ट्रेटेजी अब चेंज करेगी थोड़ा? क्योंकि आप स्ट्राइक चेंज नहीं कर सकते, और खासतौर से अंतिम के ओवर्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप अपनी 20 या 25 गेंदें कैसे खेलते हैं। हाँ राजीव, मुझे लगता है कि अब ऐसा कई बार आपने देखा होगा T20 मैच में कि जो नया जो वीकर बैटर है जो खेल रहा है, अगर सपोज कीजिए कि उसको 5th बॉल पे स्ट्राइक मिल जाता है, तो अभी क्या होता है, तो माना जाता है कि फ्री हिट है यार, मारो, अगर बॉल लग गई, आउट भी हो गए तो इट डजंट मैटर। अब उस पर ध्यान देना होगा। अब जो नया बैटर आ रहा है उसका प्रयास यही होगा कि जो मैं सिर्फ 1 रन लेकर दूसरे वाले को बैटिंग कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा इसको एब्जॉर्ब करने में, पर कुछ हद तक मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। जी यार, सबा भाई एक कंफ्यूजन है थोड़ा जो मैं आपसे दूर और करना चाहूंगा। आखिरी गेंद पर अगर कोई बैट्समैन आउट होता है और स्ट्राइक चेंज होती है, फिर क्या होगा? कौन स्ट्राइक लेगा तब? नहीं, लास्ट बॉल अगर आउट हो गए तो फिर स्ट्राइक की कहाँ बात होगी? नहीं, आपने मारा और बैट्समैन आउट हो गया। नहीं, अगर लास्ट बॉल पे बैट्समैन आउट हो गया मार के, हाँ, स्ट्राइक नहीं चेंज हुई है, देन कौन लेगा स्ट्राइक? तो इनिंग्स तो खत्म हो गई ना फिर। नहीं, आप मतलब किसी भी ओवर की लास्ट बॉल पे कोई बैट्समैन आउट हुआ तो स्ट्राइक कौन लेगा फिर आके? वो जो अगला ओवर नेक्स्ट ओवर जो शुरू होगा तो जो बैटर दूसरे छोड़ पे वही लेगा। अच्छा, तब ऐसा नहीं, वो उस गेंद के लिए वो नियम नहीं है? नहीं कि नया बैट्समैन आके स्ट्राइक लेगा? तो नया बैट्समैन आएगा तो जो स्ट्राइकर वाले पोजीशन पर ही आएगा वो। यही कंफ्यूजन दूर करना था राजकुमार सर। आप भी समझ रहे हो मैं किस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, कि जब ये कहा जा रहा है कि अगर आप स्ट्राइक चेंज नहीं करेंगे और अगला ओवर जब आता है तो कौन स्ट्राइक लेगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन है जो मैं अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के जरिए दूर करना चाह रहा था। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसमें हम आगे बातचीत करेंगे, जो बदलाव किए गए हैं, और खासतौर से सबसे बड़ा पॉइंट आर अश्विन के मार्केट करने पे है, उस पर आगे बातचीत करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket.
Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है राजकुमार सर और सबा भाई के साथ। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। सबा भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल कसार साहब ने पूछा है कि क्या वाकई गेम को इतने ज्यादा बदलाव की जरूरत है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हम गेम को? और देखिए, हर स्पोर्ट्स में हर स्पोर्ट्स जो है वो इवॉल्व करता जाता है और बहुत जरूरी है कि थोड़े बहुत परिवर्तन आने चाहिए। अब चूंकि क्रिकेट ही एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें 3 फॉर्मेट है, इस वजह से हमें लगता है कि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट में कई सारे चेंजेस हमने देखे हैं, विशेष करके वनडे क्रिकेट में कभी 30 यार्ड सर्कल में 4 हैं, कभी 5 हैं, कभी 2 क्लोज इन कैचिंग होने चाहिए। कई सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। तो मुझे लगता है इसी वजह से स्पेक्टेटर्स को ये लगने लगता है कि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। पर मेरे हिसाब से प्रयास यही है कि गेम को और सरल किया जाए, ताकि ऐसे लोग जो गेम को समझते नहीं है, जो उतने ज्यादा अटैच नहीं है स्पोर्ट्स से, वो भी समझने लगे। तभी ये जो गेम है वो सारे विश्व भर में बढ़ेगा। इसीलिए मुझे लगता है कोशिश यही है आईसीसी की कि इसको गेम को और सरल किया जाए, ताकि लोगों को और आसानी से समझ में आए। पर ये जो चेंजेस हैं, मुझे लगता है कि थोड़े बहुत नेसेसरी भी थे, क्योंकि बहुत दिनों से इस पर चर्चा हो रही थी और अंत में इसको लागू किया गया है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सजेशन आया मी सोनी साहब का राजकुमार सर आपसे, वो पूछना चाहते हैं कि लेग बाय और बाय के रूल को भी हटा देना चाहिए। क्यों बैट्समैन जब रन नहीं बनाते तो क्यों ये ऐड किया जाता है? खास तौर से कभी कभी बॉल बाउंसर मारी है, हेलमेट पे लग के जाती है और 4 रन बैट्समैन टीम के खाते में चले जाते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट। और दूसरा उनका कहना है अंपायर कॉल को तुरंत हटा देना चाहिए। अंपायर कॉल की वजह से बहुत ज्यादा विवाद होते हैं मैदान पे। देखिए, पहली बात तो मैं बाइस और लेग बाइस पर आऊंगा। तो वो एक गलती है बॉलिंग टीम की। अगर विकेट कीपर बॉल छोड़ता है तो ये जरूर पनिशेबल है। और सबा क्योंकि विकेट कीपर हैं अभी आर्ग्यू करेंगे मुझे इस बात पर कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, जब कीपर से गलती हो रही है तो द फील्डिंग साइड हैज टू बी पनिश। और बिल्कुल कई बार होता है कि आप बाउंसर मारते हैं और हेलमेट पे लगकर चौका हो जाता है, लेकिन वो एक मतलब पार्ट ऑफ द गेम है। मुझे नहीं लगता कि उसको चेंज करने की जरूरत है। और राजीव, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था आपने? मैंने पूछा कि लेग बाय को भी टीम के खाते में देते हैं। आप हेलमेट पे अचानक बॉल लगता है, चौका जाता है और टीम के खाते में चला जाता है। कोई बैट्समैन का एफर्ट नहीं है। मींस उनका कहना है कि एफर्ट नहीं है कोई रन बनाने में। चलिए, कीपर की गलती से आप पनिश कर रहे हैं, बैट्समैन कुछ भी एफर्ट नहीं कर रहा है, गेंदबाज की कोई गलती नहीं है, फिर भी 4 रन बैटिंग टीम को। बिल्कुल नहीं, उसमें मतलब ये देखा जाता है राजीव कि अगर डेलिबरेटली अगर वो छोड़ रहा है तो फिर रन नहीं दिए जाते हैं। लेकिन अगर उसकी इंटेंशन है कि वो खेलने गया और सिर पर बॉल लगा या कहीं पे किसी भी बॉडी पार्ट में, तो वो रन लॉट किए जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये ठीक डिसीजन भी है, ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, 22 और लेग बाइस में मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे लग रहा था कि एक और जो बहुत बड़ा चेंज लाना चाहिए था वो ये था कि आपने देखा विश्व कप 2019 में क्या हुआ था बेन स्टोक्स के साथ। न्यूजीलैंड की टीम का जो एक्स्ट्रा जो रन्स मिले थे, एक और बाउंड्री जो ऐड की गई थी, उस रूल में चेंज आना चाहिए। जनरली क्या होता है कि जब थ्रो करता है कोई फील्डर और बल्लेबाज को बॉल लगती है, और अगर बॉल बाउंड्री क्रॉस नहीं करती है, तब बैटर जो है वो रन नहीं लेता है। तो अगर बैटर रन नहीं ले रहा है उस हिसाब से, तो फिर आप उसको बाउंड्री क्यों दे रहे हैं अगर बॉल चली जा रही है? तो मुझे लगता है ये बहुत ही अनफेयर एडवांटेज है। और मुझे आश्चर्य है कि उस पर आईसीसी ने कोई कदम नहीं उठाया। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी विश्व कप में। और इमेजिन कीजिए कि विश्व कप का मैच है, सुपर ओवर के बाद में इस तरह की घटना घटी है। तो वो एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पर सोच विचार करना चाहिए था। और वो एक बहुत ही मैसिव रूल चेंज की मुझे उम्मीद थी, जो कि इस बार हो नहीं पाए, क्योंकि वो निश्चित रूप से अनफेयर एडवांटेज है बैटिंग टीम को। और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी खिलाड़ी, अगर हम स्पोर्टिंग स्पिरिट में देखें, तो कोई भी मुझे लगता नहीं है कि रन लेता है अगर बैटर को बॉल लगती है थ्रो करते समय। तो फिर अगर बैटर ही मना कर रहा है रन लेने के लिए, तो फिर अगर बाउंड्री बॉल चली जा रही है, तो उसमें हम रन जो है वो बैटिंग साइड को क्यों देते हैं? सबा भाई, क्या टेक है आपका अंपायर्स कॉल वाले मुद्दे पे? अंपायर्स कॉल पे भी सोचना चाहिए एमसीसी को? अंपायर्स कॉल जो है वो कई सारे लोगों को उसकी जानकारी नहीं है ज्यादा राजीव। अंपायर्स कॉल बहुत कुछ निर्भर करता है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर। मुझे लगता है कि 50% एंड मोर अगर बॉल ऐसे भी उस पे लग रही है, विकेट पे लग रही है, तो वो अंपायर्स कॉल
नहीं दिया जाता है, वो ऐसे भी आउट दिया जाता है। अंपायर्स कॉल तब आता है जब हॉकाई को ये लगता है कि प्रोबेबिलिटी है कि 50% लेस में बॉल लगेगी विकेटों पे, और चूंकि जी। हमेशा वो डिस्टेंस होता है पैड में और विकेट में, इसी वजह से ये जो है इसको अभी भी माना जा रहा है। कई सारे बातें हो रही हैं, मुझे लगता है कि जब तक कोई और डेफिनेट कैलकुलेशन ये नहीं आइडेंटिफाई करेगा जी। कि ये डेफिनेटली ये बॉल जो है विकेट पे लगेगी, तब तक मुझे लगता नहीं कि इसमें फिर बदल हम एक्सपेक्ट करेंगे। अब नहीं, लेकिन सबसे जी। यहाँ पर राजीव मैं थोड़ा सा वो बोलना चाहूंगा कि अंपायर्स कॉल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, और लोगों की नॉलेज है या नहीं उससे ज्यादा ये क्लियर नहीं है। डीआरएस में ये चीज क्लियर ही नहीं है कि कौन सा बॉल जब जब इम्पैक्ट होता है तब तक वो चीज मैनुअल है, तो वो गलत है। वो अगर आपका जो प्रोड्यूसर है वो वहां पर अगर गलत उसको पिच कर देता है, तो फिर वो एम्पायर्स कॉल बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं डीआरएस 100% ठीक नहीं है। वहां पर जरूरत है कि टेक्नोलॉजी को ठीक किए जाने की, और तब तक मुझे लगता है कि एम्पायर्स कॉल एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज है, जो कि आने वाले समय में मुझे निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि ये चीज हटेगी और हटनी भी चाहिए। लॉ 38 की बात कर लेते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग है लॉ 38, यानी मार्केटिंग को अब ऑफिशियली इसको नियमों में जगह दे दी गई है। इससे पहले बड़ा विवाद था इसको लेकर, खेल भावना से भी जोड़ा जाता था राजकुमार सर, लेकिन सबसे ज्यादा कोई खुश होगा तो अश्विन, क्योंकि उन्होंने एक तरह से मुहिम चला दी थी कि या तो आप उसको नियम में शामिल करें, उसको खेल भावना तो कतई नहीं है। और मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा क्रेडिट तो आर अश्विन को जाना चाहिए जो ये नियम बदला है। नहीं, बहुत अच्छी बात है ये, और अश्विन को मैंने हमेशा इस बात के लिए सपोर्ट किया था कि जी। बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं कि जब एक लॉ अलाउ करता है आपको ऐसा आउट करने में, तो फिर उसमें कोई हर्ज नहीं है, फिर उसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं आती। जब जी। बैट्समैन नहीं फॉलो कर रहा है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को, कि जब कहा जाता है कि भाई जब तक बॉल आप डिलीवर ना कर दें, बॉल जी। बॉलर के हाथ से नहीं छूटे, तब तक आपको क्रीज से आगे नहीं निकलना है। तो जब वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं वो मान रहा, तो फिर बॉलर को ही क्यों सोचा जाता है कि वही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत उसको आउट नहीं करे। तो मैं 100% यहाँ पर अश्विन के साथ था, हमेशा से मेरा मानना था, और अच्छा किया आईसीसी ने कि इसको एक वैलिड रूल बना दिया है कि अब आप आउट कर सकते हैं। तो अब बहुत जी। ज्यादा कॉशियस रहने वाले हैं वो बैट्समैन, जो कि उन्हें पहले भी रहना चाहिए था, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की आड़ में वो इस चीज का नाजायज फायदा उठा रहे थे। बिल्कुल। और सभा भी मानते हैं अश्विन ने बहुत ज्यादा इस पे न सिर्फ उन्होंने मैदान पे किया, बल्कि उन्होंने अपने ट्वीट्स के जरिए सोशल मीडिया पे एक मुहिम सी चला दी थी कि मार्केटिंग करना कोई गुनाह नहीं है। अगर आप आपके नियमों में उसको अलग तरीके से लिखा गया है तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अब ऑफिशियली रनआउट के सेक्शन में देख रहा था कि जो रूल है रनआउट का, वहां पर उसको जगह दे दी गई है, उसको रनआउट माना जाएगा। क्या इससे बड़ा परिवर्तन आएगा मैदान पर? सबसे पहले राजीव, ये जो मुहिम थी ये शुरू की थी विनू मांकड़ जी के परिवार वालों ने। जी। राहुल मांकड़ जो जो विनू मांकड़ के बेटे, उन्होंने ये मुहिम शुरू की थी कि मांकडिंग इसको नाम क्यों दिया गया, और ये पूरी तरह से गलत है। और ये जी। काफी सालों से प्रयास था कि इस रूल में परिवर्तन लाया जाए, इस नाम को हटाया जाए, ताकि विनू मांकड़ हमारे लिए एक लेजेंड रहे हैं। और उनके साथ, उनके नाम के साथ इस कंट्रोवर्सी को जोड़ना हम लोगों के हिसाब से उचित नहीं था। तो वो बहुत बहुत बड़ी बात है कि ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब अब रनआउट ये में उसका नाम अब ये आएगा। जी। रनआउट का नाम में इंक्लूड हो जाएगा। जी, अगर बहुत इसका बड़ी बात मतलब है, यही है सही। कि आने वाले समय में अगर बॉलर इस तरह से किसी बैटर को आउट भी करता है तो वो रनआउट करार दिया जाएगा। अब जी। ये भी मतलब है कि इसका मतलब ये भी है राजीव, के सोचिए कि अगर पहले से चला होता तो राजकुमार शर्मा जी ने जो अपने करियर में रन बनाए हैं उसमें से 15% आप रन हटा दीजिए, क्योंकि ये ऐसे भी आधे क्रीज पर खड़े रहते थे। तो इसका मतलब ये है राजीव कि ये अब जो हर एक बैटर जो है, जो नॉन स्ट्राइकर है विशेष करके, वो बहुत ज्यादा सतर्क रहेगा। जी। और अंपायर का काम बढ़ गया है कि अंपायर बढ़ को गया। भी ये नजर लगा के रखनी पड़ेगी कि भाई वो बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो मुझे लगता अब है कि एम्पायर क्या क्या देखेगा, सब नो बॉल देखेगा या नहीं नहीं, अब तो ऐसे भी रनआउट नो बॉल, अब तो देखेगा? ऐसे भी नो बॉल देखता नहीं है राज, कम से बिल्कुल। कम अंतर्राष्ट्रीय लेकिन स्तर पे। मेरा एक सवाल और है सभा भाई, कि अब आपने ये नियम इंक्लूड कर दिया है तो बॉलर लगभग हर ओवर में 2-3 बार रुकेगा। आपको नहीं लग रहा टाइम मैच का बढ़ेगा, थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा ज्यादा मैचेस में? निर्भर करता है बॉलर के ऊपर, वो निर्भर हाँ। करेगा अंपायर के ऊपर कि अगर अंपायर को ये लगने लगेगा कि ये बॉलर का यही दिमाग चल रहा है कि हर ओवर में 1 या 2 बार इस तरह से आउट जी। करे, तो वहां पर स्टेप इन करना पड़ेगा अंपायर को। तो ये देखिए, नाम के हिसाब से बहुत बड़ा चेंज है ये।
अब जी कितना इफेक्टिव होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। मुझे लगता है चूंकि अब इसको रन आउट किया जाएगा तो अब लगता नहीं है मुझे कि नॉन स्ट्राइकर जो है वो बाहर निकलेंगे। तो जिस तरह से अब अगर आप स्पिनर को खेलते हैं तो क्या आप विकेट की आप पॉपिंग क्रीज के बाहर खड़े होकर खेलते हैं? आप नहीं खेलते हैं ना, आप तो हाँ। अंदर ही खड़े होकर खेलते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि आप स्टंप हो जाएंगे। तो कुछ उसी प्रकार से आप नॉन स्ट्राइकर है, जब तक ये बॉल डिलीवर नहीं होगी वो अपने क्रीज छोड़ने वाला नहीं है। तो तो एक तरह क्या से ये यहाँ इसमें, पे डेंजरस रहेगा राजीव नॉन स्ट्राइकर के जी लिए। जी राजकुमार सर। राजीव यहाँ पे मैं जैसे अभी बात कर रहे थे हम नो बॉल की, तो मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में भी लाना चाहूंगा कि जब बैट्समैन कोई आउट होता है तो वहां पर अंपायर, थर्ड अंपायर या मैच रेफरी कहता है कि वेट कीजिए, मैं नो बॉल चेक कर रहा हूँ। नो बॉल चेक की जाती है अगर फील्ड अंपायर वो मांगता है। हाँ तो क्यों नहीं वहां पर एक थर्ड अंपायर या मैच रेफरी पहले से ही बताएं कि ये नो बॉल हो गई है। वरना तो जी गेम को रोका जाता है कि फील्ड अंपायर वो मैच रेफरी को बोलता है कि हाँ जी आप चेक कीजिए, ये आउट हो गया बैट्समैन, अब आप चेक कीजिए, नो बॉल तो नहीं है। अदरवाइज अगर वो नो बॉल डाल रहा है तो वो तो निकल जाती है वो नो बॉल। तो कहीं ना कहीं इंटरवीन करना चाहिए, जैसा इंटरनेशनल क्रिकेट में है ऐसे ही डोमेस्टिक में भी होना चाहिए कि जी जो थर्ड एम्पायर या मैच रेफरी जो बैठे हुए हैं वो एज इट इज नो बॉल होते ही उसका सिग्नल करें। बिल्कुल। सभा भाई, एक और रूल चेंज हुआ है डेड बॉल को लेके। आपने भी पढ़ा होगा क्योंकि आप बहुत ज्यादा रीडिंग में बिलीव करते हैं। कैसे आप देखते हैं? पहले था कि कोई चीज टकराती थी तो अब 5 रन, या हेलमेट पे बॉल लग रही है तब उसको 5 रन, या कैमरे पे ऊपर बॉल लग गई, अलग अलग तरीके के रूल्स थे। अब उसको डेड बॉल दिया जाएगा। मतलब कैसा भी शॉट खेला गया है, कितना भी आपको लग रहा है फील्डर नहीं है या कुछ भी नहीं है, अगर ऑब्स्ट्रक्शन है कोई तो वो डेड बॉल दी जाएगी। हाँ हाँ राजीव, मुझे लगता है कि कई बार ऐसा महसूस होता था कि अनफेयर एडवांटेज मिल जाता था टीम्स को। हम्म और तो यही इस और ज्यादा फेयरनेस लाने के लिए और ज्यादा इक्वालिटी लाने के लिए फील्डिंग साइड और बैटिंग साइड में इस तरह के चेंजेस लाए गए हैं। ये जो नया चेंज है डेड बॉल का भी उसी को ध्यान में रखकर ही लाया गया है। और अगर अब जैसे फॉर इंस्टेंस हेलमेट जो है एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जो कि अब एसेंशियल हो गया है मैदान पे यूज करना। और अगर खिलाड़ी यूज नहीं कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं तो वो रखेगा ना। या अब हम्म अंपायर अब हेलमेट को रखने के लिए आप तैयार नहीं है तो फिर वो कहाँ रखेगा। और अगर हमेशा हेलमेट को बाहर जाना पड़ेगा तो फिर ये वक्त जाया होता है। हम्म। तो ये जो ये मुझे लगता है कि बहुत ही नहीं समा भाई, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई बल्लेबाज बोल्ड हुआ, सपोज कीजिए बॉल लुढ़क कर विकेट कीपर के पीछे रखे हेलमेट पे लग गया, आप उसको डेड बॉल देंगे या आउट देंगे बैट्समैन को? बॉल विकेट पे लगने के बाद जी। नहीं, विकेट पे एक बार लग गई है तो फिर तो तो राजीव वो वो तो तो आउट खिलाड़ी हो ही आउट ही गया है ना, ना फिर। वो तो आउट हो वो गया। तो आउट हो ही उसके गया। बाद तो फिर हाँ वहां तो बॉल वहीं पर डेड हो जाएगा। एक बार आउट हो गया तो वो बैट्समैन अच्छा, आउट बॉल हो डेड। गया, उसके बाद तो हाँ उसके वो बाद तो तो कुछ आउट ही हो गया ना फिर। एक्टिविटी नहीं, वो तो आउट हो नहीं, गया। सपोज कीजिए बॉल हवा में है, कीपर ने कैच लिया और पैर उसका हेलमेट पे लग रहा है, क्या आप उसको डिसीजन देंगे उस समय? डेड बॉल देंगे? क्यों? कई ऐसी चीजें हैं, फिर कई सवाल निकल कर सामने आने लगते हैं। नहीं, पर इस मामले में भी पैर अगर बॉडी किसी की टच हो रही है हेलमेट में तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है ना राजीव। वो तो अच्छा, बॉल की बात हो रही है यहाँ पे। बॉल की बात हो रही है, ओके। अगर बॉल टच कर रहा है तब अलग बात है। चलिए, अब फाइनल जो रूल है फील्डर्स पे है कि फील्डर्स जो गलत तरीके से मूव करते हैं, उस पर भी है कि 5 रन पेनल्टी अब बैट्समैन को दिया जाएगा। सभा भाई, ये रूल शायद पहले हम्म। भी था, इसमें थोड़े से चेंजेस हुए हैं। ये जैसे फॉल्स ड्राइव पे था पहले, शायद, जो मुझे हाँ, जितना याद आ फॉल्स रहा डाइव पे था कि बहुत लोग है। ऐसा करते थे कि वैसा बॉल है भी नहीं तभी वो डाइव करते थे और जी, ड्राइव प्रिटेंड करते करते थे। थे कि जी। वो बॉल को पकड़ रहे हैं। तो उसमें और ज्यादा ये बढ़ोतरी की गई है कि अगर आप नहीं अभी अभी सभा ये इस करके भी आया है कि अगर आप देखें T20 क्रिकेट आने के बाद ना बहुत ज्यादा रिवर्स स्वीप खेले जाने लगे हैं। तो इसमें जी। क्या करते हैं कि जो स्लिप का फील्डर है वो एज सुन एज द बॉल इज डिलीवर्ड वो भाग जाता है फाइन लेग की तरफ। तो हम्म उस तरह के रूल्स को मतलब उस तरह की एक्टिविटीज को रोकने के लिए शायद ये रूल बनाया गया है। जैसे पुराने टाइम में होता था कि बॉडी लाइन गेंदबाजी के समय वो मिड विकेट से बोल्ड फील्डर भाग जाता था स्क्वायर लेग की तरफ कि बाउंसर हम्म मारेंगे, और 3 का रूल है तो उस समय वो उधर भाग जाते थे। तो उसी तरह के नियम अब क्योंकि रिवर्स स्वीप काफी ज्यादा हो रहा है और स्लिप का फील्डर अक्सर आप देखें भाग जाता है फाइन लेग की तरफ, तो वो पहली जो एक्टिविटी है उसको रोकने के लिए इस तरह के रूल बनाया गया है, जो मेरे ख्याल से ठीक भी है। लेकिन राजकुमार सर, कुल मिला के निष्कर्ष तो यही निकल रहा है कि गेंदबाजों को आप रोक रहे लगातार, सलाइवा पे रोक दिया आपने, फील्डर मूव करेगा उसमें आप 5 रन बल्लेबाज को दे देंगे। तो कुल मिलाकर सारी जो छूट है वो बल्लेबाजों के लिए, गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं। आपके लिए कुछ नहीं, सारा फायदा सभा भाई को है इसमें। हाँ, सभा बिल्कुल। भाई। ये तो बैट्समैन सारे देखिए सारे के सारे फायदे तो बॉलर के लिए हैं बैट्समैन यहाँ पे। डोमिनेटेड गेम रहा है हमेशा से, और सारे कमाल सारे है। रन एडवांटेज आउट हो शुरू सारे हो ही गया और कितने एडवांटेज लेंगे बॉलर्स भाई। सारे सारे एडवांटेज हमेशा बैट्समैनों को ही दिए जाते हैं इस गेम में, जो कि बहुत अनफेयर है। आप देखिए फ्लैट ट्रैक्स बन गए हैं,
इतने शानदार बैट आ गए हैं, कुकुबरा की बॉल ऐसी है कि बैट पे लग के भागती है। तो सभी तरह के एडवांटेज यहाँ पर अगर देखें तो बैट्समैनों के लिए है, जो थोड़ा सा मेरे राजकुमार सर, ऐसा तो नहीं कुछ दिन में कैच पकड़ने पे भी पेनल्टी हो जाएगी, आपने कैच पकड़ा 5 रन बल्लेबाज हो जाएगा? राजीव, अब तो मैंने बात की सिर्फ बैटिंग की राजकुमार के करियर की, मैं तो अब बॉलिंग की बात कर रहा हूँ कि सपोज करो ये रनआउट वाला शुरू हो जाता तो 15% विकेट और जोड़ भी दीजिए आप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सब भाई आपका, राजकुमार सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जुड़िए खेल नीति के साथ हर सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। खेल नीति पी पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, इस गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On this round is on me. Gauri has a conversation on building a sustainable luxury travel ecosystem with entrepreneur Jaisal Singh. On the Wire Talks, that asks American philosopher Jason Stanley to decode his book, How Fascism Works, The Politics of Us and Them. On The Longest Constitution, Priya explains the concept of invisible work and how Javed Akhtar and the copyright law are connected. On Postcards from Nowhere, Utsav tells us an interesting story that connects West Indies cricket, jackals, and Mariamman temples. And on All Things Policy, the Takshashila folk look into the Ukraine-Russia conflict and its associated geopolitics. So, on a personal note, I wanted to let you all know that this week marks the 7th anniversary since I started IVM. I'm eternally grateful to the team we have here, especially Kavita Rajwade and Tejas Sringarpure, who have been here since the beginning. They've seen the struggles, our eventual acquisition by Pratilipi, and our continued struggles to make podcasting a large and thriving part of the media industry. We have the best hosts in the world, and I have to say that I'm so glad and so grateful that they have chosen to work with us. And finally, I'd like to say thank you to you, the millions of folks who have heard or watched our content. All I can say is, you ain't seen nothing yet. I hope you join us as we continue this journey. In the meanwhile, do follow us on social media. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any platform you're listening to. You can also check us out on YouTube. To get a list of all of our channels, you can go to ivmpodcast.com/YouTube, where you can go to all the channels. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, SBI Life Insurance, Bank of Baroda, Max Life Insurance, India Water Portal, and HDFC Life Insurance. Thank you so much for making this possible. सफर, रास्ते, मंजिल और मुकाम अक्सर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर हम हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सुनने से कतराते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा सफर और मंजिलों को देखने का। आइए इन किस्से कहानियों में डूब जाएं। हर मंगलवार और शुक्रवार